राधे राधे बच्चों जी, गुड इवनिंग। और बढ़िया, पेपर कैसे हुए? पेपर आई होप बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि जो अपन ने तैयारी करी थी वो पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर आया है पेपर, है ना। एडवांस अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल जैसा अपन लोगों ने वीएसआई ने अपन लोगों को तैयारी कराई है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे अपन लोगों ने पेपर को देखा। और पेपर बिल्कुल अगर बात करें तो जस्ट लाइक एवरेज पेपर है, एवरेज। मैं ये नहीं कहूँगा कि एवरेज से मतलब कम है कि भी पेपर बहुत इजी आया। नो डाउट पेपर में लेंथीनेस है थोड़ी सी, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आपको जो है अभी हमने रिव्यू आपको बताया होगा, पेपर रिव्यू जो है शर्मा सर ने भी आपके साथ डिस्कस कर लिया होगा। बाकी का अब हम लोग जो है ना अपना जो ए पार्ट है, जस्ट लाइक वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके अपन सॉल्यूशन को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार डील कर लेते हैं। आप उसको कैचअप कर लिए। देखिए अपन लोगों ने सारे एएस 1 बाई 1 बिल्कुल डेप्थ में जाके स्टडी किए थे। और अपन ने जब एएस करा रहे तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता के अपन लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये वाले एएस हैं वो कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन क्या करेगा, मिक्स करके देगा, जिसके जैसे जस्ट लाइक आपको मैंने बोला भी था कि कई एएस हैं 24 है, 18 है, 17 है। ठीक है, इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, मतलब एग्जामिनर जो है आपके माइंड को रीड करता है कि बच्चा कहाँ तक इसको क्या करेगा, होल्ड कर पाता है उस पेपर पैटर्न को। तो आपको उसने पहले ही जो एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा नर्वसनेस आई हो सकती है, बट बाकी का कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं था। पेपर बहुत इजी था, मतलब इसमें एमसीक्यू बेस में। तो देखिए अपन 1 बाई 1 अपन बात करें तो इसने पहला जो केस सिनेरियो दिया वो दिया है आपको कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। इसमें कह रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास है 10 ईच फुल्ली पेड अप 800 लाख की। फिगर्स इसने लैक्स में दे रखे 800 लाख डिवाइडेड बाई 10, मतलब 80 लाख शेयर इनके पास हैं। तो 80 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 800 लाख रुपए की कैपिटल इनके पास इक्विटी है। 11% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर है, 100 इसका है, 200 लाख रुपए की है। ठीक है, आगे कह रहा है रिजर्व सरप्लस में इनके पास सीआरआर ऑलरेडी पड़ा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसके पास है 100 की, और जनरल रिजर्व एंड पी&एल कंबाइंड बैलेंस दे दिया, मतलब जनरल रिजर्व और पी&एल इन्होंने आपको दोनों बैलेंस दे रखे हैं, कंबाइंडली 600 लाख के। डिबेंचर दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दी, फिक्स असेट्स दे दी, इन्वेस्टमेंट दे दिए 95 लाख के, और कैश एट बैंक दे दिया 320 का, अदर करंट असेट दे दिया 840 का। आपको ध्यान होगा बेटा, हम लोगों ने आपको जब बाईबैक का क्वेश्चंस करा रहे थे तो मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछे, कभी भी आ सकता है, तो मैंने आपको उसका नेट इफेक्ट बैलेंस शीट पर डालना बताया था। ध्यान करो, आपको जब अपन ने बताया था कि मैंने कि इसका नेट इफेक्ट क्या करेगा कि एक तो आपकी लोगों को क्या हो जाएगी, कैपिटल आउट होगी। ठीक है, कैपिटल कौन सा, प्रेफरेंस शेयर की भी आउट हो जाएगी और बाईबैक की कैपिटल भी रिड्यूस होगी। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आपके रिजोर्स के पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों को अपन लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जब भी अपन बाईबैक करेंगे या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स क्या करने पड़ते हैं, अपन ने सीआरआर बनाना पड़ता है इक्वल टू बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर अमाउंट और इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, यही बताया था। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बिकवाए थे। ध्यान करो, हमन ने हर क्वेश्चन में जो सीए इंस्टीट्यूट के दे रखे हैं उसमें हर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स को क्या करवाया है, सोल्ड कराया है। तो इन्वेस्टमेंट में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को अपन लोग किस में ले जाते थे, पी&एल में। बात समझ में आती है? तो ऐसा ही इसने क्वेश्चन बनाया। अब देखो इसने क्या कहा कि भैया ऑन 1 अप्रैल 2024 जेड लिमिटेड रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो इसका मतलब 5% प्रीमियम पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया। और जेड लिमिटेड बॉट बैक 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20 पर शेयर, मतलब इन्होंने 20 रुपए पर शेयर पर क्या करा है, 8 लाख इक्विटी शेयर बाई बैक करे। तो जरा बताओ, देखो बेटा 20 रुपए पर शेयर पर मतलब 20 रुपी पर शेयर, ये बाई बैक प्राइस है। क्या है ये, बाई बैक प्राइस। अब आप ये बताओ, इसमें दो बातें हो गई कि नहीं हो गई, 10 रुपी तो फेस वैल्यू और 10 रुपी प्रीमियम ऑन बाईबैक, ये दोनों बातें हो गई। अब आपको हमने बताया था, और ऐसी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फेस वैल्यू तो कितनी है, फेस वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 100 रुपी है, ऊपर क्वेश्चन में अपने को दे रखा था। और प्रीमियम ऑन बाईबैक वो कितना है, 5 रुपी हो गया।
पर तो पर शेयर अपना कितना जाएगा 105 रुपए, और यहां पर शेयर कितना रुपए जाएगा 20 रुपए कम। ठीक है, अब आपको एक ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि जितने की फेस वैल्यू होती है, जितनी कैपिटल आप आउट करोगे या तो उतनी कैपिटल आपको क्या करनी चाहिए, इशू करनी चाहिए, और या फिर सीआरआर बनाना चाहिए फ्री रिजर्व से। अब आप ये बताओ फ्री रिजर्व से आपको सीआरआर एक तो इसके लिए बनाना और एक इसके लिए बनाना है। आप जरा देखें आपके प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, जरा देखो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके 200 लाख। तो 200 लाख का पूरा क्या बनाना पड़ेगा अपने को सीआरआर, एक तो इसका बनाना पड़ेगा, और अपने को कितने का सीआरआर किसके लिए बनाना पड़ेगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो मतलब कितना हो गया 80 लाख। 80 लाख रुपए का सीआरआर आपको किसके लिए बनाना पड़ेगा, इक्विटी के लिए बनाना पड़ेगा। अब सीआरआर अपन बनाते किस में से हैं, जनरल रिजर्व और P&L। अब इसने दोनों कंबाइन करके दे दिया, तो आपके पास 600 का जनरल रिजर्व सीआरआर है, तो इसमें से 80 का देखो, अब यहां पर मैंने कर रखा है ऑलरेडी करके है, तो हमने क्या किया 80 का सीआरआर किसके लिए बनाया, मैंने किसके लिए बनाया, यस बाईबैक के लिए, और 200 सीआरआर किसके लिए बनाया हमने, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए। तो 280 का टोटल सीआरआर हमने बनाया आउट ऑफ इसमें से। फिर उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में आगे जो दे रखा है रीड करिए, आगे देखो, फिर उसने कहा कि बाईबैक इज फुल्ली ऑथराइज्ड बाय जेड लिमिटेड इज आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड फॉर दिस, द पेमेंट फॉर द बाईबैक ऑफ द शेयर विल बी मेड थ्रू अवेलेबल बैंक बैलेंस अकाउंट। ठीक है, वो पेमेंट कहां से कर देगा, उसके पास बैंक बैलेंस पड़ा है ह्यूज अमाउंट, उसमें से वो पेमेंट कर देगा। टू फाइनेंस द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाईबैक ऑफ शेयर, कंपनी हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट 98 लाख। बेटा कितने में इन्वेस्टमेंट बेच दी इसने, 98 लाख में। कितने में बेच दिए, 98 लाख में। और जबकि इसके पास इन्वेस्टमेंट कितने के थे बेटा, देखो 95 के इन्वेस्टमेंट इसने कितने में बेच दिए, 98 में। तो जरा बताओ बेटा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, P&L अकाउंट में, तो P&L का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, आगे कह रहा है जेड लिमिटेड है हेड लो, बेटा इसॉप का स्वागत करो, इसने इसॉप भी डाल दिया इसमें, 80,000 इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। मतलब इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को 80,000 इक्विटी शेयर के ऑप्शन भी दे रखे हैं कि यू कैन बाय इन फ्यूचर डेट 80,000 शेयर्स एट द ₹15 पर शेयर। मतलब ये कौन सी प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस। मतलब कंपनी ने उनसे कहा था कि आप 15 रुपए में हम आपको ये शेयर दे देंगे, जबकि उस दिन मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, जिस दिन उनसे साथ एग्रीमेंट हुआ था 20 पर शेयर का। तो ये कह रहा है कि ये जो इक्विटी ऑप्शन है इन्होंने करंट लायबिलिटी में दे रखा है। ये बिल्कुल बुक वाला क्वेश्चन ही नहीं लग है, बिल्कुल आप ध्यान करो, जिसमें इसॉप था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कर दिया था ओन डिबेंचर के थ्रू, वही उसका एक पॉइंट हटा दिया, बाकी का पूरा क्वेश्चन वो का वो पटक दिया। ऑन 1 अप्रैल 2024 70% ऑफ द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। मतलब 70% ही लोगों ने क्या किया, एक्सेस 70% लोगों ने ही क्या किया, इसॉप लिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने थे इसॉप में, 80,000। इसका कितना परसेंट, 70%। 70% कितना हो गया, 56,000 शेयर ही क्या हुए होंगे, हमारे एक्सरसाइज हुए होंगे एट द रुपी, कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से। बोलो है ना। तो अब इसॉप में हमारे पास कितने रुपए का बैंक बैलेंस आया होगा, 15 रुपए मल्टीप्लाई बाय 56,000 आया होगा, जबकि हमने इशू कितने में किया था वो शेयर, 20 रुपए में, मतलब 20 रुपए उसका प्राइस है। तो इसमें आप ये बताओ हमारा शेयर का फेस वैल्यू तो क्या रहता है, 10 रुपी है, और 10 रुपी हमने क्या ली हुई होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने जब एंट्री डाली होगी, याद करो आपको एंट्री डलवाई थी, तो मैंने आपको एंट्री कहा था बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसॉप आउटस्टैंडिंग, आपको याद होगा इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट किसमें क्रेडिट पड़ा है, करंट लायबिलिटी में, वो डेबिट हो जाएगा। इसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर ही बिके अपने, 56,000। तो आप ये बताइए बेटा जी, आप जो ये एंट्री पास करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, जितने शेयर एक्सरसाइज होंगे उतने से एंट्री जाएगी। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 56 मल्टीप्लाई बाय 15। इसॉप में कितना जाएगा, कितने रुपए, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 15, और जबकि मार्केट प्राइस क्या थी 20। तो ये जो होगी इसका डिफरेंस अपन ने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मतलब इतना सस्ता देंगे। तो इस किसके बदले अपन ने क्या करा ली थी, मेहनत करा ली थी उनसे, ठीक है। तो वो आपको यहां पे डालना है 5 मल्टीप्लाई बाय 56,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपी पर शेयर है, 56, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी आ जाएगी, 10, कितना
56। तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा 5.6, मतलब 5,60,000 और ये कितना हो जाएगा 5.6 और ये कितना चला जाएगा आपके पास 2.8 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय करो करो कितना आ जाएगा 9.20, नहीं 4 आएगा, हाँ ठीक है, समझ गए। 11, 5, 10, 11, 20 में से ढंग का कर मल्टीप्लाई कर दो, मैं कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं नालायक को, 9.40 तो कितना आएगा 2.840 तो ये आ जाएगा आपके पास 8.40 तो 8.40 का आपके पास क्या आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा, मतलब 8.40 मतलब 8,40,000 रुपये आपको इस शॉप से बैंक में आएंगे। क्लियर है यहां तक, आप देखो समझ गए यहां तक। आगे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट, अब आपसे पूछ रहा है कि ऊपर वाले जो आपको सिनेरियो दिया है उसके हिसाब से आंसर दे दो। अब फटाफट देखो, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ रिजर्व इन 31 मार्च 2025 एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कह रहा है कैपिटल सीआरआर को छोड़कर आपके पास अब बैलेंस कितना बचेगा वो बताओ। तो देखो अब यहां पर मैंने यहां पर कर रखा है, आप जरा बताइए दिमाग लगाकर आपके पास क्या क्या था, क्या क्या था। देखो ये देखो आपके पास 600 लाख था रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, इससे अपन ने सीआरआर कितने का बनाया 200 लाख का। तो किसके लिए बना दिया अपन ने, रिडम्पशन के लिए बना दिया प्रेफरेंस शेयर के, और 80 लाख का किसके लिए बनाया हमने, इक्विटी बाईबैक के लिए, क्योंकि इक्विटी कितनी बाईबैक कर रहे हैं अपन 8 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू से बनता है, पता है आपको। तो 8 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 80 लाख तो किसके लिए सीआरआर है, बाईबैक के लिए, और 200 लाख किसके लिए है आपके पास, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो देखो हमने यहां पर कर दिया, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। कैसे, देखो 600 लाख का जनरल रिजर्व का बैलेंस था आपके पास, 600 का देखो इधर देखो आप पहले 600 का बैलेंस आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी बैलेंस है जनरल रिजर्व में। उसके पास 200 सीआरआर किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए, 80 लाख का इक्विटी शेयर के बाईबैक के लिए। और आपको याद, अभी अपन ने जब रीड कर रहे थे तो आपको क्या हुआ था, आपने 95 के इन्वेस्टमेंट 98 में सोल्ड कर दिए, तो 3 लाख का क्या हुआ अपने को प्रॉफिट हुआ। वो 3 लाख का प्रॉफिट किस में चला जाएगा, आपके P&L अकाउंट में। तो P&L क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो 3 लाख रुपए से P&L इंक्रीज और 280 से हमारा सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेट ऑफ देखा जाए तो हमारे पास कितने का बैलेंस बचेगा बताओ, जनरल रिजर्व एंड P&L का कंबाइंड बैलेंस जो बचेगा 323। ये तो बचेगा किसका हमारे पास, किसका, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और P&L का, ठीक। और सिक्योरिटी प्रीमियम को देखो, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बचेगा, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए का बैलेंस दे रखा है ऊपर आपको बैलेंस शीट में, 10 रुपए का आपको प्रीमियम ऑन किसमें दिया आपने, रिडम्पशन के लिए, और 80 लाख रुपए आपने किसके लिए दिया, प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए। प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ किससे करेंगे अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किससे करेंगे, किससे, हाँ किससे, 10 लाख इसमें से तो करेंगे, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आती है आपको, बताओ आगे। और 5.6 लाख रुपए का प्रीमियम आपके पास कहां से आ गया, कहां से आ गया, हाँ स्टॉक से। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से आपको 5.6 का नहीं आया भाई, 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पर शेयर पर अपन ने प्रीमियम उठाया था। कैसे, आपने 10 वाला शेयर किसने में दिया है उसको, 20 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम उसका है, तो 5.6। तो टोटल कितना हो जाएगा ये आप देखो, 100 में से 90 तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 5.6 आपका ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15.60 का आपके पास क्या बचेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, और जनरल रिजर्व एंड P&L का बैलेंस बचेगा 323 का। क्लियर है, ये आंसर आपका सी आएगा, ठीक है। अब देखो आगे आगे देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सीआरआर। सीआरआर का बैलेंस क्या होगा, तो देखो एग्जिस्टिंग सीआरआर आपके पास ऑलरेडी था, बताओ देखो सीआरआर का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी आपके पास 50 था बैलेंस शीट में। 200 सीआरआर अपन ने अभी किसके लिए बनाया था, प्रीमियम और किसके लिए, सॉरी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। 80 लाख का अपन ने किसके लिए बनाया, बाईबैक के लिए सीआरआर बनाया। टोटल अब अपने पास कितने का बैलेंस होगा, 330 का सीआरआर का बैलेंस होगा। समझ में आती है।
अब उसके बाद उसने एक तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया और भी, व्हाट विल बी द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मतलब कैश और बैंक में कितना बैलेंस पड़ा रहेगा। बिल्कुल इजी है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 320 लाख का आपके पास बैलेंस शीट में बैलेंस कैश एंड बैंक दे रखा है। 98 के इन्वेस्टमेंट अपने पास इनफ्लो हो गया, 98 के इन्वेस्टमेंट से पैसे बेचने से आ गया हमारे पास 8.4 लाख का हमारे पास कहां से पैसा आया। ESOP हमने इशू किए 15 रुपी मल्टीप्लाई बाय 56,000 8.40 का आपके पास क्या आ गया। ESOP इशू करने से बैंक में पैसा आया और हमने पेमेंट किस किस को किया है 210 का तो पेमेंट अपन ने किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वालों को और 160 का इक्विटी बायबैक। इक्विटी बायबैक कैसा है 8 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, बायबैक प्राइस क्या रखी थी 20 की तो 160 का, तो आपके पास कितने रुपए का बैलेंस बचेगा 556.40 का बैलेंस बचेगा। देखो यहां पर करके देख लो, क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके बुक का क्वेश्चन था बेटा जी, अगर आप करो तो आपको याद आया होगा और आपको डांट भी पड़ी थी। इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान करो, मैंने कहा था कि ये देखो आपका जो है इसमें से आएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये आपको जब याद होगा जब अपन लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था देखो थ्योरी को ध्यान रख के जाना कि वो क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे क्वेश्चन, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जब आप लोग कहते थे सर ये भी पढ़ा रहे हो क्या, और हम कहते थे बेटा छोटे छोटे 2-2 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जब वहां पर तो जाके बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन अपन लोगों ने तो पूरा किया था 100%, याद होगा आपको। तो यही तो अपन लोग VSI में कहते हैं कि भैया आप लोग जो करो और शर्मा सर की बात सुनो, आपको जो मिलेगा आपको पूरा पूरा आपको एक एक बात अपन बताते हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पास्ट लिमिटेड हैड द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। ये कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में ये बैलेंस पड़े हैं इसके बाद। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है 90 का, कैपिटल रिजर्व कितने का 40 का, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 70 का। तो मतलब इस कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में 90, 40 और 70, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 200। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कंपनी हैड एन एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ 280 लाख। एक्यूमुलेटेड लॉसेज मतलब P&L का डेबिट बैलेंस चल रहा है इनके यहां पर कितने का ऑन द सेम डेट, इसी डेट को इनके पास जिस दिन ये रिजर्व बता रहे हैं 280 लाख का लॉस पड़ा है, विच वाज डिस्क्लोज अंडर द हेड स्टेटमेंट ऑफ P&L। किस हेड में दिखा दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L एज असेट्स इन इट्स बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इसने असेट साइड में दिखा दिया, ठीक है। What should be the disclosed on face of the balance sheet as per the Schedule 3(2) Companies Act 2013। नालायक को याद करो, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन लोगों ने याद होगा ना अपन लोग पढ़ते थे, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है ये। अपन लोग क्या करेंगे इसको जरा देखो, क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो भी अगर आपका नेगेटिव बैलेंस हो P&L का तो उसको आप रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम के रूप में क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे। यही बात हुई थी। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी आपके रिजर्व हो लास्ट में जाके P&L का बैलेंस क्या कर दीजिए आप माइनस करके दिखा दीजिए। तो जरा देखो अपन कैसे दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, तो कैसे रिजर्व एंड सरप्लस में ऐसे तो बताओगे क्या, रिजर्व इतने 90 प्लस 40 प्लस 70 और इसमें से P&L का डेबिट बैलेंस लॉस कितना 280 का, तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस बचेगा 80 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना चाहिए। तो इसने क्या क्या ऑप्शन दिया देखो, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ये ऐसे ऐसे और 280 लाख इन असेट साइड, तो ये तो खुद ही दे रहा था, तो ये तो ये ऑप्शन गलत है। रिजर्व एंड सरप्लस 200 लाख एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस 280 लाख इन द असेट साइड, ये भी गलत है, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 200 लाख ओनली, नहीं ये भी गलत है। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव 80 लाख ओनली, बोलो हाँ है ना, क्योंकि आपको पता है P&L को हम किस में दिखाते हैं नेगेटिव आइटम के रूप में अगर डेबिट बैलेंस चल रहा हो, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम किस में दिखाते हैं डेबिट बैलेंस में, आपको माइनस में दिखाते हैं अपन, याद होगा ना। और याद करो आपको ये चीजें तो अपन लोगों ने कहां पे देखी थी IR के क्वेश्चनों में जब करते थे, तो IR में देखा होगा P&L रिजर्व एंड सरप्लस और नेगेटिव ह्यूज लॉसेस, तो वो दिखा था ना अपन ने, तो नेगेटिव आइटम के रूप में दिखाते हैं। तो इस कंपनी में 200 के क्या थे रिजर्व एंड सरप्लस थे, मतलब प्लस में चल रही थी, और 280 माइनस में चलेगी तो माइनस का रिजर्व सरप्लस क्या बोलो मैं नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, हम 80 लाख के घाटे में नेट ऑफ करके सारे रिजर्व को राइट ऑफ करने मतलब एडजस्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन ऐसा है। क्लियर हो गया तक। आगे देखो क्या कह रहा है, अब ये वाला 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
During the process of IR internal reconstruction, JAI Limited has the comes across the following adjustment. JAI Limited को internal reconstruction स्कीम में बुरी स्थिति में गई होगी, ठीक है, IR उसने करा होगा, तो ये कह रहा है देयर इज द contingent liability, एक contingent liability. Contingent liability कौन सी liability होती है? जो इसको अपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अपन फुटनोट में क्या कर देते हैं, डिस्क्लोजर डाल देते हैं भाई हमारे पास ये contingent liability है अकॉर्डिंग टू AS 29. फिर उसने कहा कि भाई देखो पढ़ा है हमारे पास contingent liability सेटल कितने में होगी, 7500 में हम उनको सेटल कर दी, मतलब 7500 उस contingent liability से सेटलमेंट अमाउंट हो गया, और लेकिन एंड आल्सो 6000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन दिस रिगार्ड, और इस सेटलमेंट के रिगार्डिंग हमने भी इंश्योरेंस करा रखा था इस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को लेकर, तो हमने 6000 रुपए हमको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। तो नेट ऑफ देखा जाए तो आईआर में ध्यान करो, ये आपका क्वेश्चन वीएसआई में क्वेश्चन है, ये वीएसआई में क्वेश्चन है, उसमें से एक पॉइंट पूछा है इसने कि भैया देखो 7500 रुपए हमने कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी 7500 की और 6000 हमको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, नेट ऑफ हम कितने से एंट्री पटकेंगे, 1500 से, या 2 एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन इसने तो किस में पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो 1500 रुपए का इफेक्ट जाएगा, तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 1500 से। तो ये देखो ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, देखो ये रहा, पढ़ो कौन सा आंसर है, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट 1500 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 1500, या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 7500 एंड बैंक अकाउंट 7500, ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 1500 डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, गलत है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात ही खत्म, ये तो गलत है। आप जब आईआर करते हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऑल द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग टू द लायबिलिटी, असेट और नॉन रिकॉर्डेड असेट्स, नॉन रिकॉर्डेड लायबिलिटी शुड बी अकाउंट फॉर थ्रू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये हमने बताया था आपको। तो ये वही वाला आइटम, इसमें सिंपल एंट्री पूछी है, तो कई बच्चे अब इस पे देख रहे होंगे सर इससे करो, तो अगर मान लो मैं ये करता हूं तो फिर इसके साथ मेरे को दूसरा ऑप्शन 6000 वाला भी तो मिलना चाहिए था, बच्चे भाई 6000 वाली भी तो एंट्री करनी चाहिए जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिला, वो ऑप्शन है नहीं, तो आप इसने क्या किया, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, और वैसे भी सीधा सीधा सा भाई 7500 रुपए दिए 6000 मिल गए, तो कितने रुपए, 1500 रुपए से अपनी 1500 रुपए से हमको क्या कर लेना चाहिए, एंट्री डाल देनी चाहिए, एंट्री सीधी सीधी हो जाएगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, क्लियर है, बस ये वाला इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको ढंग से समझना, ये किसका आया है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS 7 का क्वेश्चन था, नालायकों याद करो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल VSI मॉड्यूल का, आपको ध्यान करो, आपका ये 4th या 5th क्वेश्चन है, ठीक है, 4th 5th क्वेश्चन याद कर लो, अपन लोगों ने करा था ये, ठीक है, और बाकी सुन रहे हैं तो आप लोग, आपको भी याद होगा, करा होगा आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, बहुत इजी सा पेपर आया है, वैसे तो अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के, टेंशन नहीं। आगे देखो, ग्रे लिमिटेड इज द द बिजनेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग टावर सिंस 15 ईयर्स, पिछले 15 साल से ये क्या बना रही है, टावर बना रही है, ठीक है। आगे कह रहा है अल्फा लिमिटेड गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रे लिमिटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 टावर्स, 2 टावर बनाने का अल्फा लिमिटेड ने इसको क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 टावर एग्रीड एट 160 करोड़, 2 टावर की इन्होंने कॉस्ट कितनी, मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट कितने में दे दिया, 160 करोड़ में, तो कहने को 2 टावर 160 करोड़ में बनाया, लिख भी दिया इसने, ईच टावर हैज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80 करोड़, हर एक टावर की कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी होगी, 80 करोड़। अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही क्या होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होती है, और आपको याद होगा AS 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर टू ईयर, अगर मान लो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्ग स्पेन टाइम के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी रेवेन्यू में चेंज आना क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है, तो आपको जो एस्टिमेशन बताया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन भी आपको क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। तो आगे को ध्यान करो क्या क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रे लिमिटेड हैज द एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी 141 लाख करोड़, सॉरी, तो ये कह रहा है कि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब तो इसने सोचा था कि मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी 141, और इसने सोचा था कि मैं इस काम को कितने साल में पूरा कर दूंगा, 3 इयर्स में, लेकिन आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, ठीक है, ग्रे लिमिटेड हैज रिवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टू 150 करोड़, मतलब पहले साल के एंड में ही इसको कॉस्ट को इसने क्या कर लिया, जो एस्टिमेट था उसने क्या कर दिया, अपना रिवाइज कर लिया, और इसने ये माना कि अब कॉस्ट कितनी लगेगी हमारी 150। तो हमारे लिए ये जब इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जब कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इसने पहले साल काम करा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वर्क कंप्लीट किया, तो ये रिकॉग्नाइजेबल कॉस्ट है हमारी, इसको हम क्या करेंगे,
कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग रेवेन्यू। आगे क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर के बिगिनिंग में द कस्टमर, मतलब जो अल्फा लिमिटेड जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने आपसे क्या की, रिक्वेस्ट किया इससे, अपने जो कौन है ये ग्रे लिमिटेड, इससे क्या किया, रिक्वेस्ट की कि फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दो, कुछ बदलाव कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बदलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चेंज होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी चेंज होगी, ठीक है। कस्टमर नाउ वांट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 टावर इंस्टेड ऑफ 2 टावर। वो कस्टमर ये चाहता है कि 2 की जगह हमारे 3 टावर बना दो, मतलब 1 टावर और बना दो, इसका कॉन्ट्रैक्ट और कर लो। तो एक बात बताना, कॉमन सेंस है, ठीक है तो भाई बना देंगे हम, तो तीसरा टावर भी बना देंगे। हम क्या करेंगे भैया, तीसरा टावर भी कितने का बनेगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, 80 करोड़ रुपए का लेंगे भैया, ठीक है। आगे कह रहे हैं द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट चेंज, कोई टर्म में चेंज नहीं हुआ, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। उसने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द टावर विल बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली, मतलब ये जो टावर थे साइमल्टेनियसली बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज बाई 80 करोड़। तो दूसरे साल में आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर दी तीसरे टावर की, तो दूसरे साल में आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 75 करोड़। तो भाई अब आपको तीसरा कॉन्ट्रैक्ट का टावर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो 80 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ गई, तो उसकी कॉस्ट भी तो लगेगी ना 75 करोड़। तो ये कह रहा है 75 करोड़ की इसकी कॉस्ट लगेगी हमारी, ठीक है। ग्रे लिमिटेड हैज द डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू बी टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो एक बात बताओ, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 मेथड होते हैं, या तो कंप्लीशन मेथड और या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। और जब लॉन्ग स्पैन होता है तो अपन कौन सा मेथड बेस्ट मानते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मतलब एस्टिमेट रेवेन्यू और उसमें से लेस कर देते हैं अपन क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट, और जो एक्चुअल घटती जाती है उसको अपन लोग क्या करके जाते हैं, एडजस्ट करके जाते हैं। आगे ये कह रहा है, देखो ईयर फर्स्ट में इसको कॉस्ट बता रहा है, द कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर 35.25 करोड़, सेकेंड ईयर में 148.5 करोड़ इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल, मतलब इसमें अनयूज्ड मटेरियल यूज नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें ये वाला मटेरियल जुड़ा पड़ा होगा। तो एक बात बताओ, तो इसमें अगर देखा जाए तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगी, जब यूज ही नहीं हुआ मटेरियल, तो क्या कॉस्ट अपनी इनमें शामिल होनी चाहिए, नहीं, इसको क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। सर आगे क्या कह रहा है, टोटल रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो ये कह रहा है कि टोटल रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी इसमें लग जाएगी, जो टोटल है, तो टोटल कितनी लगेगी, 2 टावर की अपन ने कॉस्ट क्या मानी थी 150, 1 टावर और बना दिया 75, उसकी कितने करोड़ की कॉस्ट है 75, तो 225 करोड़ रुपए की आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो आपने थर्ड ईयर के कंप्लीट होने पर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 225 करोड़। अब इसका सॉल्यूशन अपन ने करेंगे। अब इसने क्वेश्चन क्या क्या पूछा है वो समझो। इसने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा, सबसे पहला इसने क्वेश्चन पूछा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग, कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा व्हाट विल द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ डीओसी परसेंटेज, मेरी भाषा में डीओसी परसेंटेज, डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज कितना होगा फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, ये पूछा। सर थर्ड ईयर में तो 100% हो जाएगा ना, अब जब इसी वजह से थर्ड ईयर में नहीं पूछा, कॉमन सेंस लगाओ, वो एग्जामिनर है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर फर्स्ट में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे, तो मैंने आंसर दे दिया, देखो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करना चाहिए 2.35 करोड़, और आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में 23.5% और सेकंड ईयर में 65%, ये आंसर आएगा। अभी कैसे आएगा वो मैं अभी सॉल्यूशन कर रहा हूं, वो भी सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको। और ये है आपका 37.60 करोड़ रुपए आपका फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू, सेकंड ईयर की 118.40 करोड़ की रेवेन्यू, और ईयर थर्ड में 84 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होगी। अब सर आपने इसने कैसे कैलकुलेशन, ये लो आपको याद होगा बेटा, मैंने शॉर्टकट मारना भी बताया था आपको, कि अगर मान लो किसका क्वेश्चन आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन AS7 का क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको शॉर्टकट में कैसे, और आपको तो मैंने कैलकुलेटर पे करना और सिखाया था कि मैंने रेवेन्यू को क्या करना, एक साल में दूसरे साल में देखते जाना, और उसको कैसे होगा, कैसे हो जाएगा वो आपको ध्यान होगा, क्यूमुलेटिव होता है वो, क्यूमुलेटिव, और अगर वेरिएशन हो तो देखो मैंने क्या लिखा, यही वाला पैटर्न अपनाया था अपन ने, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, रेवेन्यू कितनी है, फर्स्ट ईयर में तो रेवेन्यू 162 कितने थे, 2 टावर की रेवेन्यू आएगी, सेकंड ईयर में उसने तीसरा
कॉन्ट्रैक्ट और दे दिया 80 करोड़ की रेवेन्यू वो ऐड हो जाएगी, वेरिएशन होने के बाद 240, तो तीसरे साल में भी 240 रेवेन्यू रहनी है अपनी, तो टोटल 3 टावर तो बनाने 3 साल में, तो दूसरे साल में आके हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। फिर कॉस्ट की बात आई, तो फर्स्ट ईयर में हमने कॉस्ट कितने की एस्टिमेट कर रखी थी 150 करोड़, दूसरे साल में हमारा एस्टिमेट, क्योंकि तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमको तीसरे टावर का, तो हमारा 75 करोड़ रुपए की क्या 75 करोड़ रुपए की क्या हो रहेगी एडिशनल कॉस्ट आएगी 225 और 225, टोटल कॉस्ट हमारी ये लगेगी एस्टिमेटेड। ये हमारा रेवेन्यू है, वो कंफर्म रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू कंफर्म होनी चाहिए, ये आपको बताया था। अब ये कह रहा है एक्यूमुलेटेड, मतलब आपकी एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या है एक्चुअल कॉस्ट, क्यूमुलेटिव है ये, एक्चुअल कॉस्ट कौन सी है क्यूमुलेटिव। पहले साल तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी थी, क्वेश्चन ने दे रखा 35.25, सेकंड ईयर में 148.50, लेकिन इसमें 2.250 का अनयूज मटेरियल था, वो आपको क्या करना पड़ेगा, जब लगाई नहीं मटेरियल तो वो कॉस्ट किस पार्ट का, तो कॉस्ट का पार्ट है नहीं अनयूज मटेरियल, क्या कर दो हटा दो 146.25, और थर्ड ईयर में तो 100% काम पूरा हो जाएगा 225 करोड़, ठीक है। अब डीओसी परसेंटेज कैसे निकालना बताया था मैंने, कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी थी 150, और आपने कितने का, आपका कॉस्ट एक्चुअल कितनी लगी 30.25, तो 30.25 की कॉस्ट लगी है आउट ऑफ 150 करोड़, तो कितना परसेंटेज आएगा 23.50%, कैलकुलेट कर लेना। और यहां पर देखो कितनी कॉस्ट लगी आपकी 146.25, अब तक 2 साल में फिर कितना काम पूरा हो गया होगा, इसकी परसेंटेज निकालूं तो 225 आपकी टोटल कॉस्ट है, 225 से कंपेयर करो इसको, कितना परसेंटेज काम हो जाएगा 146.25 डिवाइडेड बाय 225 का परसेंटेज निकालो 65%, तो इसका मतलब 23.50% तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में क्यूमुलेटिव कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया 65%, और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 100%। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला आपको हमने ये बताया था, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है, चलो करूं, हाँ तो देखिए है ना, तो देखो आपका ये क्या आ जाएगा 37.60 की रेवेन्यू, और इसमें 156, इसमें 240। अब आप ये देखो कैसे करा सर आपने, ये तो पता है नहीं आपने हमें, देखो जरा आप ये बताओ बेटा, आपको पहले ये डीओसी के परसेंटेज के हिसाब से क्या करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए रेवेन्यू। जरा फर्स्ट ईयर में देखना रेवेन्यू कितनी परसेंटेज रिकॉर्ड करूंगा अकॉर्डिंग टू डीओसी परसेंटेज, डीओसी परसेंटेज कितना है 23.50, तो 23.50 परसेंटेज अगर मेरी क्या है डीओसी परसेंटेज, तो रेवेन्यू का 23.50 परसेंटेज आप निकाल लो, 160 का 23.50 कितना आएगा 37.60 करोड़ रुपए की आपको रेवेन्यू बुक करनी चाहिए। अब सेकंड ईयर में कितनी करनी चाहिए सर, तो सेकंड ईयर में कितनी करनी चाहिए, देखो आपकी रेवेन्यू कितनी है टोटल सेकंड ईयर में 240 करोड़, 240 करोड़ का कितना परसेंट डीओसी हो चुका है परसेंटेज 65% हो गया काम पूरा अपना, तो 240 का 65% कितना होता है 156, तो 156 तो 2 साल की रेवेन्यू हो गई ना, क्यूमुलेटिव होती है ये ध्यान होगा, तो इसमें पिछले साल की रेवेन्यू इंक्लूड है, तो हमने पिछले साल की रेवेन्यू क्या कर दी माइनस कर दी, तो इस साल रेवेन्यू अपनी कितनी बुक होनी चाहिए 118.40 करोड़, ठीक है। थर्ड ईयर में कितनी होनी चाहिए, थर्ड ईयर में तो 100% काम हो गया, तो तीनों साल की टोटल रेवेन्यू कितनी बुक हो जानी चाहिए हमारी 240 करोड़ का 100% 240, लेकिन 240 तो 3 साल की रेवेन्यू ना, तो उसमें से अपन ऑलरेडी 2 साल की रेवेन्यू कितनी बुक करके आ चुके 156, कैसे कैसे 37.560 और 118.40, या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट रेवेन्यू होती है, जो लास्ट क्यूमुलेटिव रेवेन्यू होती है, वो नेक्स्ट में से क्या करा दो डिडक्ट कर दो, तो आपके पास करंट ईयर की रेवेन्यू आ जाएगी, मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू, आपके पास करंट ईयर की रेवेन्यू आ जाएगी। ये आपको सीन याद होगा जो आपने एक क्वेश्चन है अपना वीएसआई में 900 करोड़ वाला, 9000 फिर वो 200 रुपए से बढ़ा दिया था, उसमें से मटेरियल बच गया था, याद करो। और अपने स्टडी मैट में भी ये सेम का सेम क्वेश्चन है, बस इसने थोड़ा सा क्या कर दिया पैटर्न चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ लिया, परसेंटेज चेंज कर दी। क्लियर है। फिर उसने क्या पूछा था प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा पहले साल में, तो पहले साल की कॉस्ट और पहले साल की रेवेन्यू का डिफरेंस। तो देखो जरा पहले साल की रेवेन्यू मेरी कितनी है 37.60
और पहले साल का मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी थी 35.25। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इट्स माई प्रॉफिट, तो 2.35 करोड़ का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? यस सर। आगे देखो आगे क्या है, देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो 6 का देखो 37.60, 118.40 और 84 करोड़। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। व्हाट इज द स्टेज ऑफ द कंप्लीशन, ये प्रोपोर्शन तो कितना है, स्टेज ऑफ 23.50 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 65। वेरी गुड। फिर उसके बाद सर, उसके बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज 2.35 करोड़, यही अपन ने निकाला था। वेरी गुड, ओके सर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ बीटा लिमिटेड टू बाई अ कस्टम मेड मशीन फॉर 2 लाख। मतलब क्या है कि एक्स लिमिटेड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब बंध गया, जकड़ गया। अब उस बात से क्या नहीं होगा, क्या नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा, मतलब पेपरबाजी पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 एक्स लिमिटेड हैज द चेंज इट्स method of production due to change in market trend. Before the delivery of the machine, X Limited had already changed its method of production and the new method will not require the machine order. मतलब ये कह रहा है कि 2024-25 में X Limited has to change its production method. इसने अपना प्रोडक्शन मेथड को चेंज करने का डिसीजन ले लिया कि भाई हम लोग क्या नहीं करेंगे, मशीनों से काम नहीं करेंगे या उस मशीन से काम नहीं करेंगे जो हमने ऑर्डर दे रखी है, और मार्केट ट्रेंड को देखकर बिफोर द डिलीवरी ऑफ द मशीन इन्होंने अपना क्या कर लिया, प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया और नया मेथड एंड द न्यू मेथड विल नॉट बी रिक्वायर्ड मशीन रिकॉर्ड। और जो इन्होंने नया मेथड प्रोडक्शन का यूज करना है उसमें मशीन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो अब ये क्या करेंगे बताओ, मशीन के लिए मना करेंगे उसको, वेंडर को, कि भाई मैं हमको क्या नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। ऊपर से वहां से क्या कर देगा, वो फोन कर देगा भाई साहब आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो। उन्होंने पेमेंट क्या करा होगा कि भैया एग्रीमेंट कर रखा है, मैं तो पूरा पैसा, कस्टम मेड मशीन है, तुम्हारे चक्कर में हमने क्या करी है, ये मशीन बनाई है, तुमको मशीन लेनी पड़ेगी। और उसने तो मशीन क्या करी भाई साहब, उसके घर के आगे क्या कर दिया, उसके घर के आगे क्या कर, मतलब उसकी फैक्ट्री में उतार दी, ले जा भैया मशीन मैं भेज रहा हूं। एंड नाउ द कंपनी डिसाइड टू स्क्रैप इट्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, मशीन क्या होगी उसके पास आ जाएगी और कह रहा है द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज 25,000। क्या कह रहा है ये कि मशीन जो है उसका स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा, 25,000 का स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा अगर वो मशीन आ गई तो। मशीन वाज रिसीव्ड ऑन 10th of October 2024। मशीन क्या हो गई हमारे पास 10 अक्टूबर 2024 को आ गई और इसको हमने क्या कर दिया, स्क्रैप में बेच दिया। 15 अक्टूबर 2024 को किस में बेच दिया, 15 अक्टूबर को बेच दिया 25,000 रुपए में। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबाउ मशीन इन द ईयर 2024-25। अब एक बात बताओ, तुम दिमाग लगाओ, ये वाला क्वेश्चन तुमको उसमें नहीं कराया था, याद करो AS 29 में ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहा था कि हमने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रखा है इतने का और इसके अगेंस्ट हमको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन। हमने भी, मैंने आपको एक बात बताई होगी कि जैसे अपन किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और हमको किसी से ऑर्डर आना होता है तो हमने किसी को ऑर्डर दूसरे को दे रखा होता है, तो ये आपको क्रॉस एग्रीमेंट हो जाते हैं, याद होगा आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, जो एग्रीमेंट से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसको अपन लेस करके देखते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें स्क्रैप है, अब तो यहाँ पर फिजिकली हो रहा है कि मशीन 2 लाख रुपए की हमने पेमेंट कर दिया, 25,000 रुपए में हमने उस मशीन को क्या कर दिया, बेच दिया स्क्रैप के भाव। क्योंकि नई तो, अब ये मत सोचना सर नई है तो क्या होगा, नई को मशीन को इसने में कैसे बेच दिया, अब बिक गई तो बिक गई भैया, धंधे हैं, बिजनेस है, हो सकता है कुछ भी। तो आंसर सीधा सीधा क्या आना चाहिए भैया साहब, 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, 25,000 में वो मशीन को हमको स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी, कितने रुपए का नुकसान हो गया, सीधा सीधा 1,75,000 का। 1,75,000 शुड बी डेबिटेड। क्या कर देना चाहिए, 1,75,000 रुपए हमको P&L से डेबिट कर देना चाहिए। नुकसान हो गया, सीधी सीधी एंट्री हो जानी चाहिए, या 2 एंट्रियां कर लो, पहले मशीन मंगवा लो, फिर मशीन को स्क्रैप में डाल दो, P&L से 1,75 चार्ज कर लो, नेट ऑफ एंट्री। अभी ये क्या ऑप्शन देता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर देंगे अपन। तो इसने कहा बताओ मशीन डेबिट 2 लाख एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। ठीक है, ये भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होता। अगर मान लो अगर मैं कहूं तो ठीक है भाई 25,000 का भी पता फिर ट्रीटमेंट, तो फिर वो ए अबाउ ए और बी दोनों देता है, क्या करता है देखते हैं।
इंपेयरमेंट अकाउंट टू बी डेबिटेड। अब यहाँ इंपेयरमेंट की तो क्या बात होगी, इंपेयरमेंट कौन सा, इंपेयरमेंट तो वो होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज हो और उसके बाद उसमें वैल्यू में गिरावट हो, जो 7 फैक्टर काम कर रहे थे उसकी वजह से अगर हो तब होता है। तो इंपेयरमेंट का तो कोई गेम ही नहीं है इसमें, AS28 का। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू 2 लाख एंड बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिटेड टू 2 लाख। भाई साहब 2 लाख का नुकसान थोड़ी ना हुआ है P&L में, P&L में तो नुकसान कितने का होगा, 175 का। हाँ ये वाला सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू 1.75 एंड बैंक अकाउंट क्रेडिटेड टू 1.75। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके सर। फिर आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। ये लो बेटा, याद करो, आपको हमने कहा था इस बार AS26 का चाहे 2 नंबर का आए या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, देखो अब की बार दे दिया इसने AS26 का क्वेश्चन। ABC लिमिटेड इज इन इट द बिजनेस क्रिएटिंग कंटेंट्स फॉर वेरियस OTT प्लेटफॉर्म, कि मतलब ये कंटेंट बनाता है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। द कंपनी हैज डेवलप्ड टेक्निकल नो हाउ द असेट्स। द टेक्निकल नो हाउ इज द क्या है, इंटेंजिबल असेट्स। तो इनकी इंटेंजिबल असेट्स है बाय द इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 25 लाख, 25 लाख रुपए इन्होंने इसके ऊपर खर्च कर दिए टेक्निकल नो हाउ को बनाने में, तो इनकी इंटेंजिबल असेट्स हो गई। ठीक है, द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग द असेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कंपनी ने उस असेट्स को कब से यूज करना चालू कर दिया, 1 अप्रैल 2019 से। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज टू बी द व्यू दैट द असेट्स हैज इनफिनाइट लाइफ टाइम एंड देयरफॉर हैज नॉट अमोर्टाइज्ड द असेट्स टिल डेट। मतलब ये कह रहा है कि कंपनी ने ये डिसाइड कर रखा है, कंपनी के व्यू में ये है, मैनेजमेंट का कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा टेक्निकल नो हाउ है ये इनफिनाइट है, इसकी लाइफ ही नहीं है, इसकी लाइफ ही नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या नहीं किया, आज तक इसको अमोर्टाइज नहीं किया, किसको, टेक्निकल नो हाउ को। आपको ध्यान होगा अपन लोगों ने, याद करो, इंटेंजिबल असेट्स AS26 अमोर्टाइजेशन का पॉइंट था, तो हमने क्या कहा था कि ऑल द इंटेंजिबल असेट शुड बी अमोर्टाइज विद इन द मैक्सिमम पीरियड। क्या बताया था, तो इस AS ने बताया था कि मैक्सिमम पीरियड कितने साल में हो जाना चाहिए, 10 ईयर। कितने साल में, 10 साल में राइट ऑफ हो जाना चाहिए, अमोर्टाइज हो जाना चाहिए, या फिर आपका जो भी एक्चुअल आपको बेनिफिट मिल रहा है उसमें। तो 2 रेशो बताए थे, SLM कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड बेनिफिट यूज। तो या तो बेनिफिट यूज में राइट ऑफ करो, उसको अमोर्टाइज करो, और या फिर आप किस में करो, SLM मेथड में अकॉर्डिंग टू ईयर। अगर आपका ईयर 10 ईयर से ज्यादा है तो 10 ईयर से ज्यादा नहीं ले सकते, याद करो आपको हमने बताया था। और 10 ईयर से कम है तो जितना आपका कम, जितने साल का आपको क्या मिल रहा है बेनिफिट, मान लो अगर क्वेश्चन में 8 ईयर का होता तो हम 8 ईयर में अमोर्टाइज करना पड़ता। अगर अमोर्टाइज का पीरियड नहीं दे तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पीरियड कितना ले सकते हैं अपन, 10 ईयर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें 10 ईयर के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 25 लाख को, 25 लाख को 10 ईयर में कितने पर ईयर कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 2.5 लाख पर एनम अमोर्टाइज हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द टोटल अमोर्टाइजेशन अमाउंट, कि कितना होना चाहिए था इंक्लूडिंग करंट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर अमोर्टाइजेशन। प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले 2019 से ये यूज कर रहा है, 2024 आ गया बेटा जी, 2024 तक इसने राइट ऑफ नहीं किया। तो इसका मतलब कौन कौन सा ईयर, देखो इधर, तो प्रीवियस ईयर कौन कौन से हो गए, विद इफेक्ट फ्रॉम यूज, कब से, 19-20 का ईयर, 1 अप्रैल 2019 से असेट्स क्या हो चुकी है, काम में आ चुकी है, मतलब ये टेक्निकल नो हाउ यूज करने लगे हैं, तो डेट ऑफ यूज से क्या हो जाना चाहता है, अमोर्टाइजेशन हो जाना चाहिए। 1920 का 1 ईयर, 2021 का 1 ईयर, सेकंड ईयर हो गया, 21-22 का 3rd ईयर, 22-23 का 4 साल, तो 4 साल तो पिछले साल के हो गए, 23-24 करंट ईयर चल ही रहा है, इसका भी राइट ऑफ होना चाहिए। तो इंक्लूडिंग टोटल देखा जाए तो 5 साल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो P&L से कितने रुपए, कितने साल अमोर्टाइज करना है, 5 साल का। तो किसमें, तो आपको क्या बताया, मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर है, तो 25 डिवाइड बाय 10, 2.50 पर एनम, तो कितना हो जाएगा, 22.50 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, हाँ 12.50, तो 12.5 करोड़, 12.50 करोड़, मतलब 12 करोड़ 50 लाख रुपए इसको अमोर्टाइज कर देना चाहिए 23-24 में, जिसमें 2.5 करोड़ तो करंट ईयर का और आपका पिछले साल का कितने करोड़, 10 करोड़ रुपए। क्लियर है यहां तक का?
याद करो, अरे नालायको, ये बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके AS26 का पहला इलस्ट्रेशन है अमोर्टाइजेशन का, देख लेना आप, बुक में है आपके, बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन दिया है इसने, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस ईयर चेंज कर दिए। तो देखो इसका 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, प्रीवियस ईयर के 10 करोड़ और करंट ईयर का 2.5 करोड़, तो 12.5 करोड़ का क्या हो जाना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो यही आंसर बताया था मैंने, 12.5 लाख, और लाख सॉरी करोड़ बोल दिया मैंने करोड़ देख लिया इसको, 12.5 लाख है, 25 लाख है बेटा, हुआ ना, सॉरी, इंक्लूडिंग करंट ईयर अमोर्टाइजेशन 2.5 लाख टू बी चार्ज टू द P&L अकाउंट। ठीक है, 5 साल में 12.5 करोड़, 12.5 लाख रुपए क्या हो जाना चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए। 4 साल तो पिछले के 1920, 2021, ठीक है, 21, 22, 22, 23, 4 साल तो पिछले साल के, 1 साल इस साल का, क्योंकि 24 में अकाउंट अपन क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल का, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा जी आपका सी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बस ये वाला लास्ट वाला है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया सर, पढ़ते पढ़ते ही हमको तो क्या हो गया, परेशानी होगी, पता नहीं क्या 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 दे दिया इसने। ये था आपका क्वेश्चन, क्या कंबाइंड क्वेश्चन। ये कह रहा है हेल्थ इंडिया लिमिटेड, HIL शॉर्ट में नाम दिया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स इन इट हैज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट बाडी, हिमाचल प्रदेश में है ये जगह, एंड भोपाल मध्य प्रदेश में है। इट आल्सो इंपोर्ट मेडिसिन फ्रॉम द फार्मा इंक्लूड न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट से भी ये इंपोर्ट करता है, मतलब इंपोर्ट करता है, खरीदता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या लगा रखा है, MP में इन्होंने प्लांट लगा रखा है मैन्युफैक्चरिंग, हिमाचल प्रदेश में लगा रखा है। चलो ठीक है, इसके वेरियस क्या है, इसके सेगमेंट चला रखे हैं, अगर मान लो जोनल वाइज बेचा जाए तो ठीक है, तो इनके क्या है, ये सेगमेंट है, क्या है ये सेगमेंट, यूनिट्स। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन के यूनिट्स है, ये सेगमेंट हो जाएगा। ये सेगमेंट है, एक इनका सेगमेंट कहाँ चल रहा है भैया, इनका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा कहाँ चल रहा है, प्रोडक्शन कहाँ चल रहा है हमारा, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, एक मध्य प्रदेश में चल रहा है, हमारा इंपोर्ट भी करते हैं, तो ठीक है, तो वेरियस सेगमेंट में काम कर रहा, करने दो, हमको क्या मतलब है। आगे क्या कहना चाह रहा है वो बताओ ना। वो ये कह रहा है सर ऑन 1 जनवरी 2024 HIL सोल्ड 2 लाख स्ट्रिप्स। भाई मेडिसिन का काम कर रहा है तो गोलियों के पत्ते बेचता होगा, स्ट्रिप्स का मतलब गोलियों के पत्ते, पत्ते अपन बोलते हैं ना नॉर्मल में मेडिसिन में, भाई जब ये दवाई का पत्ता दे दे तो स्ट्रिप्स वही है। स्ट्रिप ऑफ मेडिसिन टू डी लिमिटेड फॉर 50 लाख, 50 लाख रुपए में इसने कोई डी लिमिटेड को माल बेचा है 1 जनवरी 2024 को, ऑन 60 डेज ऑफ क्रेडिट, 60 दिन की उधार पर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेके, तो 1 जनवरी 2024 से लेके 2 महीने में इसको पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब फरवरी और मार्च तक पैसा आ जाना चाहिए। कॉस्ट पर स्ट्रिप ऑफ दिस मेडिसिन वाज 20। ठीक है, कितने रुपए हैं, 20। एक स्ट्रिप की कीमत कितनी है, 20 रुपए है, तो 2 लाख स्ट्रिप की कितनी हो जाएगी, 40 लाख रुपए हो जाएगी। वो तो हमको क्या बता रहा है, वो तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, कहना क्या जा रहा है बताएंगे। डी लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन 5 जनवरी 2024। इसमें बी लिमिटेड ने क्या किया, जो डी लिमिटेड है जिसको मतलब हमारा डेटर जो है, डेटर में तो अपन ने यहाँ एंट्री पटक ली होगी भाई, 50 लाख का माल बेचा तो अपन एंट्री डाल दी होगी, डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टू सेल्स, कितने से, 50 लाख से। फिर वो पैसा दे गया होगा आपको कितने रुपए, 5 जनवरी को ये पैसा दे गया आपको कितना परसेंट, 20%। तो 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख की कैश की एंट्री डालो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी लिमिटेड, 10 लाख, कितने रुपए रह गए उसके, कितने रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए एज अ ट्रेड रिसीवेबल, 40 लाख रुपए मांगते हैं हम। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ओहो, ये तो AS4 लगवा दिया। ये कह रहा है डी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इशू एंड इज ट्राइंग टू रेज फंड थ्रू बैंक लोन टू रन इट्स ऑपरेशन। मतलब कह रहा है डी लिमिटेड किससे, कैश फ्लो का बहुत पर्याप्त मात्रा में इशू हो चुका है इसके यहाँ, मतलब इसके कैश की शॉर्टेज आ गई, मतलब इसका धंधा वंदा जो भी है मंदा चलने लग गया और इसको ये कैश की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बेटा AS4 का एग्जांपल देख लेना, वही चिपका दिया इसने। ठीक है, और इसने बैंक लोन के लिए क्या किया, अप्लाई किया, हाउएवर इट इज अनेबल टू डू सो, मतलब इसको बैंक लोन नहीं मिला, एंड नॉट एबल टू रिलीज पेमेंट टू हिल ऑन ड्यू डेट, और ये अपना ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सका। कौन, डी लिमिटेड। डी लिमिटेड से पैसे नहीं आए, किसको, हमारी HIL लिमिटेड को। ठीक, सब्सिक्वेंट टू दिस इट हैज गॉन अंडर लिक्विडेशन 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को क्या हो गया, ये डी लिमिटेड वाले क्या हो गए,
इंसॉल्वेंट हो गए और उन्होंने लिक्विडेशन कर दिया अपना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ व्हेन मेडिसिन वाज सोल्ड बाय HI लिमिटेड टू डी लिमिटेड, जिस दिन HIL ने क्या करा था, डी लिमिटेड को माल बेचा था, देयर वाज नो रीजन फॉर HIL टू बिलीव दैट इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द सेल्स प्रोसीड फ्रॉम डी लिमिटेड इन फ्यूचर। मतलब उनको उस तारीख को, जिस दिन माल बेचा था, उनको उस तारीख तो विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये पैसा नहीं देगा, ऐसा इसने कहा है। वो तो हमको ही दिख रहा था, ठीक है, हाँ, लेकिन हम थोड़ी ना कह रहे, ये कोई हम ज्योतिषाचार्य थोड़ी, जब माल बेचते तो डेटर को हमको क्या कर देखना पड़ता है, भाई तू पैसे दे देगा कि नहीं, फ्यूचर में तेरे साथ क्या होगा, घटना हो सकती है, इवेंट क्या है, अब जो भी है। अब ये तो आपको ये बोल दिया, चलो ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है बता देंगे। मतलब इस बेचारे का तो पैसा क्या हो गया, डूब गया। कितने लाख रुपए डूब गए, 40 लाख रुपए इसके डूब गए, सीधे सीधे डूबेंगे, क्योंकि जब लिक्विडेट हो गया तो कुछ पैसा रिकवर ही नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसने 50 लाख की सेल कर ली होगी, 50 लाख को तो इसने रेवेन्यू बुक कर लिया होगा, 10 लाख रुपए इसके पास आ गए, तो कितने का डेटर खड़ा रह गया उसके पास, 40 लाख के डेटर डी लिमिटेड अपने पास रेज रहेगा, मतलब अकाउंट में ओपन रहेगा। 15 तारीख को ये क्या हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, लिक्विडेशन में चले गए। अब पैसा आने का कोई क्या ही नहीं है, सवाल तो है ही नहीं। तो हमारे 40 लाख रुपए क्या हो गए, बेड डेट्स हो जाएंगे हमारे। तो 40 लाख की बेड डेट्स की एंट्री करनी पड़ेगी हमने को, सिंपल सा है। और इसमें क्या पूछेगा ये, ठीक है, तो अभी देख लेंगे क्या पूछेगा क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है, ये लो, ये इन्वेस्टमेंट का घाल दिया इसने क्वेश्चन बीच में। ऑन 1 अप्रैल 2023 HIL हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 लाख इन द इक्विटी शेयर ऑफ रोज लिमिटेड, ऑफ विच 50% इज मेड इन लॉन्ग टर्म कैटेगरी एंड दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रेस्ट ऑफ टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब 200 लाख में 50% तो क्या है, नॉन करंट, मतलब लॉन्ग टर्म, और बाकी का क्या है, करंट। मतलब 100 लाख के क्या है ये 100। अरे नालायको, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया जो AS13 में जो अपने AS दे रखा है, उसका जो दूसरा तीसरा एग्जाम्पल था, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन पटक रहा है। आगे जाके देखना अभी इसमें, देखो है ना बेटा, ये वही वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों, आप देखो। फिर कह रहा है द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2024 बिकम 50 लाख। इन सारे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 50 लाख। एज रोज लिमिटेड लॉस्ट अ कॉपीराइट। क्यों गिर गई ये वैल्यू, क्योंकि रोज लिमिटेड जिस कंपनी में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसके पास कोई कॉपीराइट का इश्यू था, और वो कॉपीराइट क्या हो गया, उससे लॉस्ट हो गया। मतलब कॉपीराइट की कोई वैल्यू नहीं रही। देखा होगा ना, जैसे अब आपको ध्यान होगा ना, बिल्कुल समझाया था मैंने ये वाला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही इश्यू था। तो कॉपीराइट अगर मान लो किसी का ब्रांडिंग खत्म हो जाए तो उसकी रातों रात गुडविल क्या हो जाएगी, खत्म, और मार्केट में शेयर प्राइसेस क्या हो जाएंगे, उसके डिक्लाइनिंग हो जाएंगे। तो वो मार्केट में सीधी सीधी डिक्लाइनिंग आ गई, तो 50 लाख रुपए के में ही रह गए। 200 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने पे रह गया, 50 लाख का, ठीक है। From the given market condition, it is apparent that the reduction in value of investment is not temporary in nature। मतलब जो मार्केट में गिरावट हुई है ये टेम्परेरी नेचर की नहीं है, अदर देन टेम्परेरी नेचर है। तो इसका मतलब ये गिरावट कंफर्म परमानेंट नेचर की है, और परमानेंट नेचर की अगर गिरावट है तो इसका मतलब भाई साहब ये मार्केट में अब ये जो वैल्यू है कब आएगी पता नहीं, ये लॉस कंफर्म होगा ही होगा। तो अब आप ये बताओ, सिंपल सा है, आपके पास 200 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट थे, आधे करंट है आधे नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म है। तो करंट वैल्यूएशन तो किस पे होती है, किस पर होती है बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट एज तेरा क्या करता है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा देखो, अगर अब हम बात करें तो ये क्या पूछेगा, बस यही तो पूछेगा, अब इसमें ज्यादा रमन से क्या पूछेगा ये। तो इसका मतलब आपके यही तो हुआ, देखो हम यहां भाई अपने क्या करेंगे, 200 लाख है, कितना है 200 लाख। देखिए देखिए अभी ये करते हैं, 200 लाख है, हाँ जी देखो आप वो थोड़ा सा बोर्ड में, चलो देखो भैया, हाँ देखो क्या कह रहा है ये। तो हम कह रहे थे बेटा देखो क्या है, इसमें क्या हुआ, देखो इसमें
एक मिनट देखो बेटा, रुको, बोर्ड थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया, करते हैं अभी इसको। देखो चलो वैसे समझ लो इसमें क्या है, थोड़ा देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो 200 लाख की इन्वेस्टमेंट है बेटा, 200 लाख के इन्वेस्टमेंट में 50% तो क्या है लॉन्ग टर्म और 50% क्या है शॉर्ट टर्म, मतलब करंट। एएस तेरा कहता है कि शॉर्ट टर्म मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स को किस पर वैल्यू करिए, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अब आप ये बताओ बेटा जी, आप इसमें से 100 की कॉस्ट हो गई, 100 की कॉस्ट हो गई लॉन्ग टर्म की, और 100 की कॉस्ट हो गई किसकी, करंट की, और इनका नेट रिलाइजेबल वैल्यू दोनों का ही, मतलब इस टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 31 मार्च को 50। तो इसका मतलब 50 लाख में दो टुकड़े कर दो, 25 किसकी है लॉन्ग टर्म की और 25 किसकी है करंट की, दोनों की हो गई। तो करंट इन्वेस्टमेंट में तो कितने की होगा 100 और 25 विच एवर इज लोअर 25 में वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको करंट इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हुआ 75 का, 75 लाख का, और लॉन्ग टर्म में भी कितने का लॉस हो गया 75 का। तो अब 75 लाख के लिए तो वो तो इमीडिएटली पीएनएल से तो चार्ज हो जाएगा, और अपने को 75 लाख रुपए भी एज अ एक्सपेंसेस मतलब एज अ लॉस पीएनएल से चार्ज लॉन्ग टर्म का भी करना पड़ेगा। कारण क्यों है, क्योंकि वो किस नेचर का है, नॉट अ टेम्परेरी नेचर का, मतलब परमानेंट नेचर का लॉस है। तो इसका मतलब उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। चलो जी आगे देख लेंगे और क्या बोल रहा है। फिर ये कह रहा है HIL इम्पोर्टेंट मशीन फ्रॉम फार्मा इंक्लूड फार्मा क्या नाम है, फार्मा इनकॉर्पोरेशन फॉर अ सम ऑफ $US $250,000, मतलब $250,000 का इसने क्या करा है मेडिसिन इंपोर्ट की है 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को इसने इंपोर्ट करे 250,000 का गुड्स। ठीक है, हिल रिलीज द फुल पेमेंट ऑन 17 अप्रैल 2024। कब कराया इसने पेमेंट इसका, इस मतलब सप्लायर का पेमेंट कब कराया 17 अप्रैल 2024 को टू मेडिसिन लिमिटेड। द एक्सचेंज रेट आर एस फॉलो, ये 11 डाल दिया, अब इसमें एक्सचेंज रेट डाल दिया। भाई इसने गुड्स तो कब खरीदा 1 जनवरी को, ठीक है, और 17 अप्रैल को पेमेंट करा। तो अब एक बात बताना, 1 अप्रैल 1 जनवरी को तो इसने जब गुड्स परचेज किया होगा इंडिया में लेके आएगा, तो इसकी जो एंट्री डलेगी वो किस कौन सी रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर डाली होगी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 जनवरी की जो रेट चल रही होगी, और फिर उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आएगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस दिन आता है, या तो पेमेंट डेट हो, और या फिर अगर मान लो अपनी अकाउंट क्लोजिंग डेट आ जाती है तो अकाउंट क्लोजिंग डेट से पहले, अकाउंट क्लोजिंग डेट से पहले अगर अपना क्या है अकाउंट क्लोजिंग डेट अगर पहले आ गई तो उस डेट को क्या होगा अपने को रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन बोल देते हैं अपन उसको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो अपने को ट्रू एंड फेयर पिक्चर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, AS 11 कहता है कि आप 31 मार्च को अगर आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो अपने आपके सप्लायर को, आपके क्रेडिटर को ट्रू वैल्यू पर दिखा दो। तो आपको क्या होगा इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या पूछेगा देखो, 1 अप्रैल 2023 को रेट चल रही है 76, 1 जनवरी को रेट चल रही है 21, 31 मार्च 2024 को रेट चल रही है 80, और 17 अप्रैल को रेट चल रही है 20 और 79। आप देखो फंसा दिया आपको, देखो 17 अप्रैल को पेमेंट किया, लेकिन बीच में तो कौन सी डेट आएगी, आपको ध्यान हो, आपको अपने ऐसे क्वेश्चन कराए थे अपन ने AS 11 में, है ना। कह रहा है हिल इज वर्किंग ऑन येलो, अरे कितने पूछेगा भाई, इसने पूरा क्वेश्चन इसमें आपको टाइम बिजी कर देगा। लेकिन अगर आपको पता है को फटाफट आंसर देना है। हिल इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजी प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ भोपाल, ये अपनी भोपाल की जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको क्या करना चाह रहा है, स्ट्रेटेजिकल प्लान बना रहा है, उसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे मतलब उस सेगमेंट को क्या करेंगे, क्लोज। तो भाई साहब ये तो क्लिक करना चाहिए, ओहो माय गॉड, ये तो किस में आ गया, DCO का पार्ट पूछ रहा होगा, DCO डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पूछेगा पक्का। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे होंगे और ये अपने इस सेगमेंट को क्या करने जा रहे हैं, डिसकंटिन्यू करने। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ भोपाल प्लांट ऑन 1 मार्च 2021। अब जो ये HIL वाले हैं, HIL वालों ने क्या कर दिया, भोपाल प्लांट को बंद करने का इनके डायरेक्टर ने क्या कर दिया,
अप्रूवल डाल दी, मतलब ठीक है अप्रूव कर दो भाई, ठीक है अप्रूव कर दिया डायरेक्टर्स ने, लेकिन डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया तो ये मतलब नहीं है कि डीसीओ हो ही गया, क्या पता बाद में कमिटमेंट चेंज हो, लेकिन अब आपकी क्या कहा, द कंपनी डिड नॉट फॉर्मल, द कंपनी डिड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट। फॉर्मल अनाउंसमेंट का मतलब समझते हो, ऑफिशियली, कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया रिगार्डिंग क्लोजर टू द अफेक्टेड पार्टीज ऑन 10 मार्च 2024, मतलब इन्होंने 10 मार्च 2024 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट डाल दिया रिलेटेड पार्टीज को, डिवेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, जो भी वेंडर्स थे इनको सबको, कि भैया हम ये भोपाल वाला प्लांट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं 10 मार्च को। और कंपनी ने फिर क्या किया, जब वो भोपाल वाला प्लांट बंद करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, ये अपनी उस प्लांट की असेट्स को, लायबिलिटीज को सेटल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसको क्या करेंगे, बेचेंगे तो सही ना। तो क्या करें, द कंपनी एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट ऑन 21 अप्रैल 2024, 21 अप्रैल 2024 को इन्होंने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया किसी दूसरे के साथ, जिसको बेचना होगा उस कंपनी का माल, मतलब उस सेगमेंट का गुड्स जो भी है, क्या क्या असेट है, जो भी लायबिलिटी सेट जैसा भी होगा, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया 21 अप्रैल को, ठीक है। कंपनी की रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कंपनी इज 31 मार्च। कंपनी जो ये कंपनी है जिसके बारे में पूरी चर्चा अपन कहानी पढ़ के आए हैं, ये अपने अकाउंट्स क्या क्या रिकॉर्ड करती है, मतलब कब क्लोज करती है, 31 मार्च 2024। रिपोर्टिंग डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट, रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो है कौन सी, किस तारीख को क्लोज कर रहे हैं ये लोग, 31 मार्च को। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस, जो आपके क्या है अबव केस हैं उसमें से क्या करो, आंसर दो इनके, ascertain the loss or gain due to change in foreign exchange rates to the recognized in the financial statement for the year ended 31 March 2024। लो जी लो, इसने सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछ लिया ES 11 का। तो एक बात बताओ, कब कब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, जब आपने एक तो इंपोर्ट किया हुआ गुड्स, इंपोर्ट कब किया है आपने गुड्स, बताओ इंपोर्ट कब किया है, 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को, कितने डॉलर में, 250,000 डॉलर का, ठीक है। तो आपने जब इंडिया में रिकॉर्डिंग करी होगी किस रेट से करी होगी, 81 से रिकॉर्डिंग करी होगी, ठीक है। तो आपने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फॉरेन वेंडर या फॉरेन क्रेडिटर कितने से कर दी, 81 से। लेकिन बीच में आप कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च। आपने पेमेंट कब करा है, 17 अप्रैल को, लेकिन अपन को बीच में क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बताओ बेटा, हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब देखो फटाफट बताओ इसका क्या होगा, 1 जनवरी को 81 रुपए की रेट थी, और बीच में कौन सी डेट आ गई आपकी, बीच में कौन सी डेट आ गई, 31 मार्च। 17 अप्रैल तो बाद में चला जाएगा ना, लेकिन बीच में हमारी तो रिपोर्टिंग डेट कब है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को रेट क्या है, 80। तो 81 और 80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 रुपए। तो अपने को तो ये फायदा हो गया कि जब हमने क्या करा था, गुड्स परचेज किया था, तो डॉलर क्या भाव था, 81 पर, ठीक है, 81 रुपीज पर डॉलर था। और जब अपन ने क्या करेंगे, 31 मार्च को अपन क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो डॉलर का भाव गिर गया, तो 1 रुपए का अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स अगर कम करेंगे तो हमको बेनिफिट नहीं होगा क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज गेन। तो अपने को कितने का एक्सचेंज गेन हो जाएगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1 रुपी। तो 2,50,000 का एक्सचेंज क्या हो जाएगा आपका, गेन। तो 2,50,000 ए आंसर आएगा इसका, 2,50,000 एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 81 माइनस 80, तो ये ए आंसर, अरे ये किसी ने कर दिया बी है, ये ए आंसर है अपना, ठीक है, ए आंसर आएगा इसका, ठीक है, ए 2,50,000, ठीक है। अरे ये कर तो रखा है, 81 माइनस 80, 1 रुपी पर रुपी का गेन हो जाएगा, अपने को गेन होगा, तो आंसर आएगा 2,50,000 एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ओके। आगे देखो क्या है, व्हाट शुड बी द डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट, AS 24 याद करो, इनिशियल इवेंट की डिस्क्लोजर की कौन सी डेट मानते हैं, DOC में बताओ, याद करो, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन DCO 24 में क्या बताया था, इनिशियल इवेंट डिस्क्लोजर का, इनिशियल इवेंट डिस्क्लोजर कब देनी है, जब दो में से कोई भी एक घटना पहले हो जाए, या तो डायरेक्टर्स ने या अप्रूविंग अथॉरिटी ने फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया हो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का, और या फिर
बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया हो सारी एसेट्स को एंटाइटी बेचने का, उन दोनों में से जो पहले घटना होगी वो होगी। अब इसमें 3 डेट थी, आपको दे रखा था ना, एक तो 31 मार्च, एक 1 मार्च, एक 21 अप्रैल और एक 10 मार्च। तो आप ये बताओ, ये जो आपने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वैसे तो डायरेक्टर ने अप्रूव कब कर दिया था इसको 1 मार्च को, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट कब करा 10 मार्च को, कंपनी ने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कब करा 21 अप्रैल को। तो इनमें से इसका तो कोई रेलिवेंट नहीं है। हमने तो 2 कंडीशन डीसीओ की बताई थी, क्या क्या, या तो फॉर्मल अनाउंसमेंट या बाइंडिंग एग्रीमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जरा देखना कौन सा काम, फॉर्मल अनाउंसमेंट और बाइंडिंग एग्रीमेंट, विच एवर इज अर्लियर, कौन सा हुआ है 10 मार्च और 21 अप्रैल, कौन सी पहले आती है 10 मार्च। तो इसका आंसर आएगा 10th ऑफ मार्च। तो ये 10th ऑफ मार्च इसका आंसर आ गया। फिर कह रहा है हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एडिशन टू डी लिमिटेड। अब याद करो अपन ने बोला जो अभी इसी का जो पार्ट पढ़ रहे थे कि उसने क्या करा था, डी लिमिटेड को क्या करा था, गुड्स बेच दिया था, फिर उसने क्या करा, वो 20% पैसा दे गया था और 40, अब उसका बाकी का जो 40 लाख रुपए रहता वो क्या चला गया, लिक्विडेशन कर दिया था, लेकिन रिकॉर्ड तो कर लिया था ना। तो ये कौन सा AS4 का क्या है, कौन सा, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये तो सारी घटना कब घट चुकी है, पहले ही हो चुका, ठीक है। ये तो सारा काम कब हो चुका, पहले ही, बैलेंस शीट बनने से सारा काम पहले ही हो चुका। तो सेल्स अपन रेवेन्यू क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेवेन्यू डी लिमिटेड विल बी डन बाय HIL अंडर AS9 and what would be the treatment of unrealized amount for the year ended 31st March 2024। 31 मार्च को AS9 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो ये कह रहा है रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 50 लाख, सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज्ड अमाउंट 50 लाख विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स। अरे सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज्ड अमाउंट 50 लाख क्यों है बेटा, 50 लाख की सेल करी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन आपको 20% बेचारा देख तो गया था, 10 लाख रुपए तो दे गया था, 40 लाख रुपए तो बाकी थे, तो वो बैड डेट्स हुए। तो ये आंसर गलत है। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड 40 लाख एंड सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज्ड अमाउंट 40 लाख विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स, ये भी गलत है। रेवेन्यू तो आपको बुक, जिस दिन सेल आपने कितने की थी 50 लाख की, तो 50 लाख से आपको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू बुक करनी चाहिए और 40 लाख डेबिट करना चाहिए बैड डेट्स का। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। तो ये वाला देखो, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड 50 लाख, बिल्कुल सही, रेवेन्यू आपको 50 लाख सेल की एंट्री डालनी चाहिए और सब्सिक्वेंटली आपका कितने रुपए डूब गया, 40 लाख रुपए डेबिटेड टू बैड डेट्स। ये आंसर आपका आना चाहिए। तो ये सी आंसर इसका आएगा, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड 40 लाख, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी, वेरी गुड। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या आंसर बताया था अपन ने, क्या बताया था, करंट और नॉन करंट, करंट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कितने कितने रुपए की, 75 लाख का नुकसान हो गया कि 200 लाख के दो इन्वेस्टमेंट थे। तो 100 लाख करंट है और 100 लाख लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब क्या हुआ, जिस कंपनी में हमने शेयर खरीद रखे उनकी ये वैल्यू 200 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 50 लाख। तो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दोनों है, तो इसमें 25 लाख तो क्या है, करंट है, और 25 लाख क्या है आपके लॉन्ग टर्म है। तो अब गिरावट देखो, करंट इन्वेस्टमेंट अपन वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एफएमई विच एवर इज लेवर। तो कॉस्ट तो कितनी है 100 और फेयर मार्केट वैल्यू 25, तो किस पर वैल्यू करोगे 25 पर, तो 75 का नुकसान, 75 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिडक्शन होगी, तो पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा 75 लाख से। अब आओ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म वैल्यू किस पे करते हैं ऑलवेज हम, एट कॉस्ट, बट उसमें एक शर्त थी, क्या लिखा है था, अगर अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइनिंग हो, मतलब वो टेम्परेरी नेचर की ना हो, मतलब नॉट अ टेम्परेरी बट इसका मतलब परमानेंट नेचर की हो, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, उस लॉस को क्या कर लेना चाहिए, पीएनएल से चार्ज करके प्रोविजन बना के, प्रोविजन फॉर सच डिक्लाइनिंग कर लेना चाहिए इमीडिएटली। तो 75 लाख का नुकसान वो, तो 150 लाख का पैसा, 150 मतलब 150 लाख रुपये आपको पीएनएल से चार्ज करने चाहिए। देखो क्या आंसर, द रिडक्शन इन 50 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गलत है। The reduction in 75 lakh in the carrying value of the current investment will be charged to the P&L account. There will be no impact on the value of long term investment. गलत है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी तो डिक्लाइनिंग होगा 75 लाख का, बताओ क्यों, क्योंकि परमानेंट नेचर की डिक्लाइनिंग है, क्योंकि क्या कहा था, नॉट अ टेम्परेरी डिक्लाइनिंग, तो मतलब क्या है, परमानेंट नेचर की है भैया। तो परमानेंट नेचर के लिए प्रोविजन बनेगा, पीएनएल से चार्ज होगा, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 75 कारण के लॉस, तो द रिडक्शन इन 75 lakh in the carrying value of the current investment will be charged to the P&L account, as well as the reduction in 75 lakh in the carrying value of the long term investment will also be charged to the P&L
अकाउंट। बात समझ में आती? तो ये आंसर इसका आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ये लो एक क्वेश्चन और है छोटा सा, स्कोर देखो 15th वाला, ये समझ में आ गया ना ये कैसे करा है? ठीक है, बिल्कुल इजी सा था। बाकी अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बुक के थे। आगे देखो, आगे एक वाला क्वेश्चन हो रहा है, एक्स लिमिटेड सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी हैविंग WDV ऑफ 60 लाख। कितने की WDV है? 60 लाख की WDV की प्लांट है एक्स लिमिटेड का, उसने किसको बेच दिया? वाई लिमिटेड को 75 लाख में बेच दिया। मतलब 60 लाख की कैरिंग अमाउंट WDV बुक वैल्यू का इन असेट जो है PP है, प्लांट मशीनरी, इसको इसने वाई को कितने में बेच दिया? 75 लाख में बेच दिया। मतलब महंगा, प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन अब आगे तो देखिए क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू कितने का है? 75 लाख का। फेयर वैल्यू कितनी है उसकी? 75 लाख। बेचा भी कितने में है? 75 में। बुक वैल्यू कितनी है? 60। क्वेश्चन लीज का होगा, कंफर्म। कह रहा है एंड द सेम प्लांट वाज लीज्ड बैक, SLB आ गया। AS 19 SLB, सेल्स एंड लीज बैक, उसमें भी दो तरह की थी, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग। ये देखते हैं कौन सा लीज बोल रहा है ये कह रहा है लीज बैक बाई वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड। द लीज बैक इज द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। अब एक बात होता है, द ट्रीटमेंट विल बी, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? सिंपल सा है, अगर आपने आपकी बुक वैल्यू कितनी है आपकी असेट्स की? 60 लाख WDV, सेल वैल्यू कितनी है? 75, मार्केट में भी उसकी वैल्यू कितनी है? 75। तो मार्केट में भी 75 है और आपने भी कितने में बेचा है? 75 में। तो इसका मतलब कोई भी क्या है? अनबायस्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कोई बायस तो है नहीं, मतलब आर्म लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा में नहीं बेचा, फेयर मार्केट वैल्यू से। तो आपको ध्यान होगा सेल्स एंड लीज बैक में आपको हमने केसेस कराए थे, फेयर वैल्यू अगर क्या हो, फेयर वैल्यू लेस देन क्या हो, फेयर वैल्यू लेस देन अगर क्या हो, आपके एक्चुअल सेल्स प्राइस से क्या हो? कम हो, तो आपको जितना महंगा आपने बेचा है फेयर वैल्यू से, वो आपके लिए प्रॉफिट नहीं होता, वो आपके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा क्या होगा? आपको रेंट देना पड़ता है। तो उसको अपन फॉर फ्यूचर जो रेंट होता है उससे अपन क्या कर लेते हैं? डेफर कर देते हैं ऐसे गेन को। लेकिन इस वाले में तो ऐसा केस है ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 60 और 15, भाई 75 का बेचा, 75 ही बाजार दे रहा है, तो भाई साहब सीधा सीधा आपको तो क्या हो गया? 15 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। तो 15 लाख का प्रॉफिट क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो। किसमें? P&L में। हाँ, अगर मान लो ये होता, फेयर वैल्यू होती कम और ये होता ज्यादा, तो ये और इसका जो डिफरेंस है, फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, उसको फिर डेफर करना पड़ता और फेयर वैल्यू तक का जो अमाउंट है वो एक्चुअल प्रॉफिट में P&L में जाता। लेकिन यहाँ तो फेयर वैल्यू और क्या सेल्स वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब कोई भी आपको एडिशनल गेन नहीं हुआ है। तो सारा का सारा गेन है, जेन्युइन गेन है, और हम उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे इमीडिएटली। तो केस नहीं थे वो, 6-7 केस थे, फेयर वैल्यू ज्यादा हो, फेयर वैल्यू कम हो, या फिर सेल्स प्राइस क्या हो? कम हो, बुक वैल्यू से ज्यादा हो, वो लॉस वाला SLB वाला 6 केस थे, उसमें से एक केस दे दिया, इसमें बराबर वाला पहला वाला केस दे दिया। ठीक है, याद है ना आपको? ये वही वाला केस है। उसमें से अब क्या होगा? तो 2 नंबर में इसने क्या क्वेश्चन पूछा, बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, 15 लाख रुपए P&L में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट हो गया हमें। देखो इसका आंसर, एक्स लिमिटेड शुड अमोर्टाइज द प्रॉफिट 15 लाख ओवर द लीज टर्म। नहीं जी, एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट 15 लाख इमीडिएटली। बिल्कुल, बस यही आंसर है। एक्स लिमिटेड ने तो बेचा है तो एक्स लिमिटेड करेगा। नो प्रॉफिट लॉस फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस। अरे नालायक को, प्रॉफिट हुआ तो है अपने को, तो प्रॉफिट नहीं हुआ। 60 लाख की चीज आपने कितने में बेच दी उसको? 75 लाख में। बोलो, बात समझ में आ रही है? आपकी तो बिक गई ना चीज। अब 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका होगा तो इमीडिएट रिकॉग्नाइज करो इसको। वाई लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द, वाई लिमिटेड क्यों करेगा भाई? वाई लिमिटेड तो कौन है? लेस, क्या हो गया? अब तो लेसर हो गया वो, तो उसको तो आपने चीज बेच दी, उसका क्या मतलब है? उसके लिए तो चीज क्या होगी? उसने 75 लाख में खरीदी है, उसकी तो परचेज गारंटी आएगी। उससे हमको एक्स लिमिटेड की बुक क्या करनी है? एक्स लिमिटेड क्या कर देगा? 15 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेगा इमीडिएटली। क्लियर है? बस ये इसके आंसर थे। क्लियर है बच्चा जी? तो ये इसके आंसर थे। अब देखो मैंने आपको ये करवाया भी है, ठीक है, आपने तो इसको, बाकी का देखो पेपर बिल्कुल बाकी का पूरा आसान है, ठीक है। बाकी के जो आपके ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, CFS के क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी है, और आपका जो है CFS अमालगमेशन है, ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन है जो करवा रखे हैं। मैं भी इसका वीडियो हम लोग जो है एज सुन एज कल या परसों में आपके पास आ जाएगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन। अभी आप अपने नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दीजिए, इस पे दिमाग अब लगाना बंद करना, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। अब जिसके जैसे पेपर हो गया हो वैसे ऑलमोस्टली सही हुआ होगा पेपर, ठीक है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, राधा रानी का, टेंशन मत लीजिए। अब इसमें जो हो गया वो बढ़िया ही होगा। पेपर बहुत ईजी आया है, ईजी भी है, जो भी है, ठीक, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब आपको बस अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी का अब कोई टेंशन की बात नहीं है, नंबर अच्छे आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। नंबर बहुत अच्छे आएंगे, सारा पेपर अपने बुक का किया हुआ है, ठीक है, सबका। अपन ने पूरे नोट्स वीएसआई में से, बुक में से पेपर बना, लगभग अपन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन लगभग वही हैं जो अपने वीएसआई मॉड्यूल में दे रखे हैं। और स्टडी मैट्रिक्स ये तो है ही है। पेपर एवरेज है, हम ये नहीं कहते एवरेज से बिलो है, लेकिन फिर भी ठीक है, एवरेज है पेपर सबके जो है ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। हार्ड तो नहीं है, पेपर हार्ड नहीं है, पर ये कंफर्म है पेपर हार्ड नहीं है बिल्कुल। जो है इस पेपर इजी है, अगर आपने स्टडी बिल्कुल ढंग से की होगी, करके गए होंगे, तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे, स्कोर करेंगे, एग्जामिनेशन सबकी आएगी लगभग, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए। और जो है अब कुछ भी अब बाकी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो हो गया वो पेपर में जो भी करिया है, ठीक है। इसको लेके कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बेटा, राधे राधे, जय श्री राधे।